हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, फिर प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य मंत्री परिषद, मतलब राज्यों में जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी सेम संरचना वही होती है जो केंद्र में मंत्री परिषद की होती है, और राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्ययन कर लिए, फिर राज्य मंत्री परिषद का अध्ययन कर लेंगे, प्रधानमंत्री का अध्ययन कर लिए, फिर मुख्यमंत्री का अध्ययन कर लेंगे। तो ये तुलनात्मक अध्ययन होगा ना, तो इससे काफ़ी हम लोग का एकदम सटीक तैयार होता जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो आज का चैप्टर है, इसमें देखते हैं। पहला देखिए, राज्य मंत्री परिषद से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग देखा था कि केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो उस तरह से क्या किया गया है, राज्यों में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। फिर अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 164 में। फिर अनुच्छेद 166 में क्या किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्य संचालन कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति को जानकारी इत्यादि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को जानकारी इत्यादि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। फिर अनुच्छेद 177 में क्या करेंगे, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार क्या हैं, इनके बारे में उपबंध किया गया है। तो ये थे प्रमुख अनुच्छेद जो है राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। अब हम लोग आते हैं राज्य मंत्री परिषद क्या होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है, वैसे राज्यों में भी क्या की गई है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। अब ये क्या होती है व्यवस्था, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जिसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। तो राज्यों में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो जो राज्य का राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन है, वो मुख्यमंत्री है। तो इसको देखते हैं हम लोग कि राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। मतलब जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य केंद्र में होता है, वैसे राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य राज्य में होता है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिए जाने वाले निर्णयों को छोड़कर, अब राज्यपाल स्वविवेक से कौन कौन निर्णय लेता है, हम लोगों ने राज्यपाल वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया हुआ है, तो उसको यहाँ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है राज्यपाल, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उनको सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह या सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाएंगे कि राज्यपाल ने कोई कार्य स्वविवेक से किया है कि नहीं किया, उसको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, इसमें क्या होगा, राज्यपाल का विनिश्चय ही अंतिम होगा। ठीक है, तथा इसकी विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि ये काम स्वविवेक से करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मतलब संविधान में पहले से प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने चाहिए थे या नहीं, ये इस पे प्रश्न का क्या होगा, किसी राज्यपाल का ही विनिश्चय अंतिम होगा, और इसको किसी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी कि राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर और क्या किया गया है कि जो मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी है, ठीक है, जैसे अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो अब इसकी जांच कोई नहीं कर सकता कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को क्या सलाह एवं सहायता दी है। ठीक है, इसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि भाई मंत्रिमंडल ने क्या राज्यपाल को सलाह एवं सहायता दी है। जैसे केंद्र में हम लिखा था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह एवं सहायता दी है, इसकी जाँच नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही राज्यों में इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सहायता या सलाह दी है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 164, इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध किए गए। अब इसमें देखिए क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी,
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल जो है अपने मन मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। देखिए होता क्या है कि राज्य के विधानसभा के चुनाव में पार्टियां हिस्सा लेती हैं, तो जो पार्टी या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है उसी के नेता को या उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और मान लीजिए अगर त्रिशंकु विधानसभा हो गई या हंग असेंबली हो गई जिसमें किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पे राज्यपाल का स्वविवेक कार्य करेगा कि वो किस व्यक्ति को आमंत्रित करे जो अस्थायी सरकार गठित करने में सफल होगा। तो उस समय राज्यपाल क्या करेगा कि सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो ये राज्यपाल का होता है विवेकाधिकार कि अगर फुल फ्लेज मेजोरिटी है तब तो वो विधानसभा में जिस दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त है उसी के नेता को आमंत्रित करेगा। लेकिन अगर हंग असेंबली है, किसी को बहुमत नहीं, त्रिशंकु विधानसभा का रिजल्ट आया है, तो उसमें राज्यपाल का स्वविवेक कार्य करता है कि वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करे या सरकार बनाने के लिए उसको आमंत्रित करे जो बहुमत सिद्ध कर सके। ठीक है, तो ये राज्यपाल है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल जो है वो उसके अधिकार काफ़ी सीमित है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में, और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने में तो उसके अधिकार है ही नहीं, वो तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा, ये 4 राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये केंद्र में भी किया गया है और राज्यों में भी किया गया है कि जो केंद्र में संसद जो लोकसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि इस समय लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 543 का 15% कितना हो जाएगा? 81 लोगों से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती। यानी कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? 81 मंत्री ही हो सकते हैं। तो वैसे ही राज्य विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनके 15% को ही मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। लेकिन जिन विधानसभाओं में 40 से कम सदस्य हैं वहाँ मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मतलब अधिकतम 12 हो सकती है। तो ये याद रखना है आपको कि 91वें संविधान संशोधन में किया गया। फिर 91वें संविधान संशोधन में एक अन्य प्रावधान भी किया गया है, तो वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत यदि दल बदल के आधार पर, मतलब कोई व्यक्ति अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है इस आधार पर, और ये दल बदल क्या हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे कि दल बदल कानून क्या है जो 91वें संविधान संशोधन है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें कई प्रावधान किए गए हैं कि अधिनियम के अंतर्गत यदि दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कोई सदस्य है विधानसभा का और केंद्र में संसद का सदस्य है, तो वो अगर दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य घोषित किया जाता है, और ये करेगा कौन? जो सदन का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करता है दल बदल के आधार पर सदस्यों की को अयोग्य घोषित करना। ठीक है, तो ये करेगा। तो वो अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो मंत्री भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो सदन का सदस्य अब नहीं रहा। ठीक है, अगला है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राज्यपाल राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो स्वयं के मन से नहीं हटा सकता, वो मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री के कहने पर ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे हम लोग देखे थे ना कि मंत्रिपरिषद केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वैसे ही सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के नहीं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। अब आता है मंत्रियों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या है। तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हों। देखिए जहां पर एक सदनी विधानमंडल है, जहां पर सिर्फ विधानसभा है, वहां तो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो विधानसभा का सदस्य हो।
ठीक है। और अगर मंत्री बनते समय वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो आगामी 6 महीने के अंदर उसको राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। और इसी तरह से जहाँ द्विसदनी विधानसभा है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद है, उसको कहते हैं द्विसदनी विधानमंडल, तो वहाँ पर या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। जैसे केंद्र में हम लोग देखे थे या तो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का सदस्य हो, तो उसी तरह से राज्यों में भी अगर जहाँ द्विसदनी विधानमंडल है जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो उसे या तो विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा। और अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता धारण करनी होगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेगा। तो ये प्रावधान किया गया है। अब देखिए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण क्या होता है, ओथ बाय द मिनिस्टर्स क्या होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और शपथ ग्रहण क्या है, वही संविधान की तीसरी सूची में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शपथ ग्रहण क्या करते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये होता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ का प्रारूप है ये, ठीक है। और ये दिलाता कौन है, ये राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि मंत्रियों की श्रेणियां क्या होती है। जैसे केंद्र में हम लोग कहते हैं कि मंत्रियों की श्रेणियां क्या है, तो वहां पे मंत्रियों की श्रेणियां 3 हैं। तो वैसे ही राज्यों में भी मंत्रियों की श्रेणियां 3 हैं, ठीक है। जैसे केंद्र में थी कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री, ठीक है, जिसको मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोलते हैं। और तीसरा है उप मंत्री, मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर। जैसे केंद्र में हम लोग देखे थे 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं, तो वैसे राज्यों में भी मंत्रियों की श्रेणियां 3 हैं, सेम वही है, बस इनका दायरा कम अपने राज्य में है और केंद्र का तो पूरा केंद्र ही है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सीएमओ क्या होता है, तो सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना ही होता है, अर्थात 5 वर्ष का होता है। मतलब जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है। सेम वही केंद्र में जैसे लोकसभा का कार्यकाल है तब उतना ही मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है केंद्र में। तो राज्यों में भी जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यहाँ भी रहता है। अब देखिए आता है मंत्रिपरिषद का सर्वे सर्वा कौन है या प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का क्या करता है, लीड करता है, या मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के नीतियों को या निर्णयों को कौन करता है, प्रभावित करता है। ये कौन होता है, मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो वैसे राज्यों में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होगा। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त है, ठीक है। अर्थात राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है या राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका किसमें होती है, केंद्र में, प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। तो वैसे ही जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, अन्य शब्दों में कहा जाए तो राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। तो यहाँ पर चूंकि जान लीजिए कि राज्यों में जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं, तो वैसे ही राज्यों में राज्यपाल के अंतर्गत भी नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियाँ उसके अंदर निहित होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किसके अंतर्गत होती हैं, मंत्रिपरिषद की, और जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि किन कंडीशन में करता है। देखिए राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी को मनमाने तरीके से नियुक्त कर देगा, ऐसा नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये भी होता है कि राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन इसमें उसका कोई अपना ओपिनियन नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है ऐसा, ठीक है। तो याद रखना है अपना।
विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय द्वारा भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। कब कर सकता है? जैसे हम लोग देखा था ना कि केंद्र में भी राष्ट्रपति व्यक्तिगत निर्णय द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जैसे जो प्रधानमंत्री अचानक उसकी मृत्यु हुई, जैसे हमने देखा था कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उस समय उस तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, उन्होंने क्या किया था कि उस समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि ये राष्ट्रपति का, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल का स्वविवेक होता है। क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है ना, उसका प्रधान जो होता है केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। तो जब मुख्यमंत्री की मृत्यु होती है या प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, स्वतः ही भंग हो जाता है। तो उस समय किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यों में या केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए, ये पूर्णतः विवेक पर निर्भर करता है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब जो सत्ताधारी दल है वो तत्काल अगर अपने नेता का चुनाव कर लेती है, लेकिन नेता का चुनाव तो ऐसे हो नहीं जाता है मौखिक रूप से कि हम इसको नेता बना लिए, उसमें क्या होगा, उसके जो विधानमंडल सदस्य हैं उनका बैठक होगी या जो भी उनके, जिसको कहा जाता है कि ये हमारे संसदीय दल की बैठक होगी, तो संसदीय दल की बैठक में नेता चुना जाता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के अगर कोई मौखिक रूप से कह देता है कि हमने इसको नेता बना दिया एज ए मुख्यमंत्री और एज ए प्राइम मिनिस्टर इसको नियुक्त कर दिए, तो इलीगल हो जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका आपके मन में भी ध्यान आएगा। मैं भी जब पढ़ता था तो ये ध्यान आता था कि इसमें क्या करना है, कि वो तो जाके कह देगा दल का नेता कि इनको प्रधानमंत्री बना दो या इनको मुख्यमंत्री बना दो, तो फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे मौखिक जाके नहीं बोल देगा, उसको बाकायदे क्या हो रहेगा, संसदीय दल की बैठक बुलानी पड़ेगी अपनी पार्टी की या गठबंधन के नेताओं की, फिर किसी न किसी दल को अपना नेता चुनना होगा। ठीक है, और ये सब प्रक्रिया जो होती है ना, ये सब प्रक्रिया लिखित रूप से होती है, ये नहीं कि मतलब तुक्केबाजी हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है प्रावधानों के अनुसार होती है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होती है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए तो वही है कि जब विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उसका उत्तराधिकारी तय न हो। तो इसलिए वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है। जैसे देखिए 2 बार ऐसा हुआ था, केंद्र में हुआ तो 3 बार था, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ था कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति ने उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी जो गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दूसरी बार कुछ साल बाद ही जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने क्या कहता, फिर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। लेकिन तीसरी बार जब एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का स्वविवेक से फैसला कौन ले सकता है, राज्यपाल। अब देखिए मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसके कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। जैसे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के क्या कार्य और शक्तियां हैं। जैसे मंत्रिपरिषद का तो प्रधान होता ही है मुख्यमंत्री, तो इस मंत्रिपरिषद के संबंध में, ये मंत्रिपरिषद थोड़ा सही कर लीजिएगा, मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद की मुखिया के रूप में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या है, राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई हो। यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का पूरा एकदम अपना व्यक्तित्व होता है या अपना निर्णय होता है, और उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। याद रखिएगा हमेशा। दूसरा क्या है, वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा। ठीक है, या किसी मंत्री से कोई विभाग लेकर किसी दूसरे मंत्री को दे दे, तो मंत्री जो विभाग होता है मंत्रियों का, उसमें फेरबदल भी कौन करता है, ये मुख्यमंत्री करता है राज्यों में, और केंद्र में प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये उसके कार्य हैं
मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। अगला क्या है, वह मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। जैसे किसी मंत्री से नाखुश है या किसी मंत्री ने कोई गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया और मुख्यमंत्री उसको हटाना चाहता है, तो उस मंत्री से कहेगा कि आप त्याग पत्र दे दो। अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल से कहेगा कि आप इसको बर्खास्त कर दो। राज्यपाल से वो सिफारिश करेगा कि इसको बर्खास्त कर दो। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री कहने पर या केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर उस मंत्री को क्या कर देगा, मंत्रिपरिषद से निलंबित हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। ठीक है। अगला क्या है, वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी या कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी तो मुख्यमंत्री क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये भी है। अगला क्या है, वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग करता है, उन पर नियंत्रण करता है, उनको निर्देश देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। कौन करता है, ये मुख्यमंत्री करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री करता है। जब वह अपने पद से त्यागपत्र देता है, कौन, मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, जब वह अपने पद से त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, किसी एक मंत्री के त्यागपत्र, चाहे कितना भी ताकतवर मंत्री हो, एक मंत्री के त्यागपत्र देने से न तो केंद्र में पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त होती है और न राज्य में पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त होती है। लेकिन कितना भी कमजोर मुख्यमंत्री हो राज्यों में और केंद्र में प्रधानमंत्री, अगर वो त्यागपत्र देता है तो केंद्र में पूरी मंत्रिपरिषद और राज्य में पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा या केंद्र में प्रधानमंत्री बनेगा, फिर से उसको अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। अतः क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया, जब मुखिया ही मर गया तो क्या, कौन सी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अतः उसकी मृत्यु या उसके त्यागपत्र द्वारा मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जब त्यागपत्र देता है, इसका सबसे जीता जाता उदाहरण हमारे बिहार राज्य में आपको मिलेगा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने कई बार किया है कि पार्टी मतलब गठबंधन को बदला है। ये इनके बारे में कहावत है कि ये मुख्यमंत्री नहीं बदलता है बल्कि वहाँ विपक्ष बदल जाता है बिहार में। ठीक है, मुख्यमंत्री वही व्यक्ति रहता है, बस विपक्ष बदलता रहता है। कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो कभी राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में आ जाती है। तो क्या करते हैं कि मंत्रियों को नहीं हटाते हैं, वो खुद त्यागपत्र दे देते हैं, तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, स्वयं डिसॉल्व हो जाता है। फिर वो दोबारा शपथ लेके अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज यहाँ पर भी। अब आता है राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या दायित्व शक्तियाँ हैं। तो देखिए, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला तो ये है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद का प्रमुख तंत्र होता है। तो देखिए, एक तरफ क्या होता है कि यहाँ मुख्यमंत्री होता है और एक तरफ इधर मंत्रिपरिषद होता है और इधर राज्यपाल होता है। तो ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, क्या नीतियों का निर्माण किया गया है, मुख्यमंत्री किसको बताता है, राज्यपाल को बताता है। तो ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। कौन, मुख्यमंत्री। इस रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है, मतलब मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पहला क्या करता है, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता है कि भाई राज्य में ये प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह के मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, तो इन सभी कार्यों से वह किसको, राज्यपाल को अवगत कराता है। दूसरा क्या करता है, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह राज्यपाल को उपलब्ध कराता है। पहले तो ये है कि खुद देता है, दूसरा राज्यपाल मांगता है तब ये देता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। अगला क्या है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया, मतलब कोई ऐसा विषय है जिस पे किसी पर्टिकुलर मंत्री ने उस पर निर्णय लिया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाने की अपेक्षा करता है। ठीक है, कोई व्यक्तिगत मंत्री है, वो किसी मुद्दे पर निर्णय कुछ ले लिया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने इस पर निर्णय नहीं लिया है, तो राज्यपाल क्या करता है कि इससे अपेक्षा करता है कि वो मंत्रिपरिषद के सामने उसको रखा जाए। ठीक है, ये है। अगला क्या है, वह राज्य के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, कौन, मुख्यमंत्री कहा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। पहला है महाधिवक्ता। ठीक है, दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्तों इत्यादि की नियुक्ति हो गई। तो इसमें कौन सलाह देता है? और लोकायुक्त होता है, इसकी नियुक्ति में सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। किसको सलाह देता है? राज्यपाल को देता है। जैसे हम लोग देखा था कि सीएजी हो गया या महान्यायवादी हो गया केंद्र में, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री सलाह देता था राष्ट्रपति को। तो वैसे ही महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग इत्यादि की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या मुख्यमंत्री की शक्तियां और कर्तव्य हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री सदन की अध्यक्षता करता है। जैसे होता है ना कि सदन में दो लोग होते हैं, एक होता है सदन का नेता और एक होता है सदन का विपक्ष का नेता, यानी कि बोलते हैं लीडर ऑफ हाउस, और एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, दो होते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री जो होता है वो सदन की अध्यक्षता करता है और इस रूप में उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने इत्यादि के या सत्रावसान करने के इत्यादि के संबंध में क्या करता है? वो सलाह देता है। किसको? राज्यपाल को, कि अब सत्र बुलाइए। और जानते हैं कि संसद का सत्र होता है, विधानसभा का भी सत्र सेम वैसा ही होता है। जैसे संसद का सत्र होता है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो वैसे राज्यों में भी यही 3 सत्र होते हैं। तो सत्र को आहूत करने के लिए, सदन को स्थगित करने के लिए या सत्र को समाप्त, सत्रावसान करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री सलाह देता है और केंद्र में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। ठीक है, और क्या होता है? वह राज्यपाल से किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मतलब विधानसभा विघटित कर दी जाए तो नया चुनाव होगा, इसके लिए क्या करता है? वो सिफारिश कर सकता है राज्यपाल से, और राज्यपाल इसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद अल्पमत में है तो राज्यपाल फिर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तब वह अपने विवेक से कार्य करेगा कि वो मंत्रिपरिषद को भंग, मतलब विधानसभा का विघटन करे कि ना करे। तो याद रखिएगा कि जब तक विधानसभा में मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है तब तक तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत लूज करेगी या बहुमत अल्पमत में आ जाएगी या बहुमत खो देगी, तो फिर राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, फिर वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। अगला क्या है? वह सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि नई सरकार चुनी गई तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है। तो उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या होता है कि वो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा लिखित भाषण ही होता है, जिसमें सरकार की नीतियों की घोषणा की जाती है कि आगामी वर्षों में सरकार द्वारा क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, सरकार की उपलब्धियों हैं, सरकार की नीतियों हैं, इनकी घोषणा की जाती है। अब आते हैं मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना, तो वैसे राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। अगला क्या है? वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे होता है कि इस मुख्यमंत्री जैसे नॉर्थ ईस्ट है या मध्य है, ठीक है, या पश्चिमी अंतर क्षेत्रीय परिषद है, उसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष को होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री जो क्रमवार बदलते रहते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। अगला क्या है? वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का क्या होता है? सदस्य होता है। तो याद रखिएगा, वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद होता है और नीति आयोग होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन जो उसकी गवर्निंग काउंसिल होती है उसका सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। यानी कि जैसे हमने लिखा था कि केंद्र में प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, तो वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। अगला क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे केंद्रीय आपदा प्रबंधन या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्यों में। अगला क्या है? वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ सेवाओं देखिएगा, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख नहीं होता है, सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, अगला क्या है? राज्य के नेता के रूप में वह जनता के विभिन्न समुदायों से मिलकर
उनकी समस्याओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है एवं निदान करता है। जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पे जो छठा पॉइंट है कि वह सेनाओं का, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, तो यहाँ सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है, राज्य के नेता के रूप में वह जनता के विभिन्न समुदायों से, हम लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री देश के नेता के रूप में जनता के विभिन्न समुदायों से मिलता है, उनकी समस्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है एवं उनका निदान करता है। तो वैसे राज्यों में कौन करता है, राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्य किया जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये हम लोग आज चैप्टर पढ़े हैं मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, इसके बारे में संक्षेप में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।